सोच तो ये है कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आज एक वावेला चलाया जा रहा है। देशभक्त की सर्टिफिकेट बांटी जा रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उन लोगों को जो आज देशभक्ति की सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। जब हिंदुस्तान गुलाम था, उस लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में उन लोगों का क्या रोल था? तब कहां थे वो? तो तब अंग्रेजों के साथ जुड़े थे, वो तो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। तब उनको देशभक्ति याद नहीं आई। आज उनको अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए दूसरों को वो देशद्रोही साबित करने में। शेख गुलाम हैदर साहब की बात की आपने, कहा 2002 में उनको जो है यहाँ पर मैंडेट दिया गया और मात्र 7 या 800 वोटों से जो है वो उनकी हार यहाँ पर हुई और अच्छे खासे वोट जो है उनको उस टाइम पर आए थे। तो क्या आपने बोला कि 1990 से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूं, बहुत सारे आप जो स्थिति थी उसके बाद में 2008 का जो इलेक्शन हुआ, पार्टी में मैंने कहा कि पार्टी में कोई ब्लैक शीप्स ऐसे थे जो टॉप लेवल पे थे, जिन्होंने बड़ी साजिशों के तहत हमेशा यहां कांग्रेस को डैमेज किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेनिफिट देने के लिए कांग्रेस को हमेशा नुकसान करते रहे। चेयरमैन जो है वकार रसूलवानी जी, उनकी कुछ तस्वीरें कुछ टाइम पहले वायरल हुई थी जिसमें वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जो है बातचीत कर रहे थे। उनका एक फोटो वायरल हुआ। क्या वकार रसूलवानी के ऊपर भी किसी इस तरह का कोई दबाव तो नहीं आ रहा है कि आपको जो है ईडी का छापा डाल? आप देख रहे हैं यहाँ इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी कितनी है। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे, उन्होंने लोगों को, खासकर नौजवानों को, वो एक बहुत बड़ा धोखा दिया। न कोई पुलिस भर्ती की, न कोई आर्मी की भर्ती की, न कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट हुआ। उससे पहले हमारी सरकार जब थी यहाँ पे, हमने डीजी भर्ती करवाई, हमने सीएम भर्ती करवाई, हमने वो क्या कहते हैं आर्मी की, सीआरपी की, बीएसएफ की सब भर्तियां यहाँ करवाई और रोजगार दिया। हमने यहाँ डोमेस्टिक प्रोजेक्ट दिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सैयद। नाजरीन, आज आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम में पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं। तो इसी दौरे में हम हर जगह जा रहे हैं, लीडर्स, लोकल, हर सोशल एक्टिविस्ट से बात कर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर, जनरल सेक्रेटरी J&K एंड इंचार्ज डोडा, प्यारेलाल शान साहब है, जो कि खुद किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। इनके साथ आज बातचीत होगी। ये कांग्रेस के साथ वाबस्ता है, कांग्रेस में ही जो है काम कर रहे हैं, बहुत सारे सालों से काम कर रहे हैं। इनके साथ बातचीत आज होगी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ऊपर, भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर और न्याय यात्रा के ऊपर, और किस तरह की इनकी तैयारियां हैं पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर, वो सब बातचीत होगी। प्यारेलाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे ख्यालात सुनने के लिए अपना टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारेलाल जी, सबसे पहला तो मेरा आपको सवाल यही है कि पार्लिमानी इंतखाबात आने वाले हैं, एक डेट निकाली गई है जो कि 28 अप्रैल बताई जा रही है। शायद 28 अप्रैल से स्टार्ट हो या उससे ऊपर भी हो सकता है, 1-10 दिन। तो किस तरह की तैयारियां जो है आपके चिनाब खिते में चल रही है या किश्तवाड़ में चल रही है, थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। देखिए, जहां तक सवाल पार्लियामेंट इलेक्शन का है, आप सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, फाइनल डेट फिक्स नहीं हुई है। लेकिन ये तो एक्सपेक्ट है कि इलेक्शन तो है ही है। पूरे हिंदुस्तान भर में तैयारियां चल रही हैं, ना सिर्फ यहाँ किश्तवाड़ में, न जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान भर में हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारी में लगी है। वैसे ही कांग्रेस का भी जो है हर जगह पे, हर सतह पे, हम हर एक सीट पे अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और पूरे दमोखम से हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। प्यारेलाल जी, भारत जोड़ो यात्रा पहले की गई, उसके बाद आज न्याय यात्रा, थोड़ा सा बताइएगा ये न्याय यात्रा है क्या, और इसके अंदर अक्सर राहुल गांधी जी को बताते हुए सुना गया है कि 5 न्याय, वो 5 न्याय क्या है? देखिए, आपको मालूम होगा कि पहले हमने, हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जो हाईकमान हैं, राहुल गांधी जी हैं, और राहुल गांधी जी ने पहले, आपको पता होगा, भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो शुरू की। आपने देखा लोगों का जो वहवेला था, लोगों का जो जोश और खरोश था, लोगों की जो शमूलियत थी, उसमें हमारा एक ही नारा था राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का, कि हमको नफरत छोड़ के मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमने पूरे भारत को जोड़ना है।
भारत को जोड़ने का मतलब कुछ लोगों को समझ नहीं आया। वो कह रहे थे कि भारत टूटा कब था। भारत जुड़ा है आजादी के बाद, लेकिन इस समय की जो स्थितियां चल रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, लोगों को डिवाइड किया जा रहा था जात पात के नाम पे, रीजन के नाम पे, कास्टिज्म के नाम पे, बाकी चीजों को लेके, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, इन सब चीजों को लेके कांग्रेस ने तहिया किया कि हमने भारत को जोड़ना है, ना कि तोड़ना है। और हमने भारत में नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो वो एक सिलसिला था जो चल पड़ा, जो आपने देख लिया। उसके बाद अभी हमारे कांग्रेस हाईकमान ने, जिसकी क़यादत राहुल जी कर रहे हैं, राहुल जी की यात्रा चल रही है मणिपुर से लेके मुंबई तक, ये प्रोग्राम चल रहा है। ये 15 मार्च को क्लोज हो जाएगा। आप देख रहे हैं जगह जगह ये न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा का मतलब है कि हमको राहुल जी ने कहा है कि भागीदारी दो, हमको मीन्स के जो ओबीसी के लोग हैं उनको भागीदारी दो, नौजवानों को उनका रोजगार दो, जो पूरे हिंदुस्तान भर में महंगाई है उसके खिलाफ ये वो हमारा चल रहा है, और जितनी भी कमियां हैं उनको न्याय मांगा है। तो न्याय, हर तरह का जो भी न्याय है, जो नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को न्याय दिलाने के लिए ये दूसरी यात्रा जो है मणिपुर से लेके क्या कहते हैं मुंबई तक ये जारी है। और इसका जो है काफी आप देखने में आ रहा है। आपने देखा होगा अगर इस यात्रा में कुछ नहीं है तो अपोजिट हमारी जो यहाँ की सरकार जो है, जो पार्टी है, भाजपा पार्टी है या बाकी पार्टियां, उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि वो राहुल जी जो है लोगों के साथ जमीनी सतह पे जुड़ रहे हैं, और लोगों की जो जमीनी डिमांड है, बुनियादी डिमांडें जो है जमीनी सतह पे, उनको उजागर कर रहे हैं, और लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की है, और वो जदोजहद कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आज उनके साथ है। प्यारेलाल जी, आपसे एक सवाल होगा। कांग्रेस के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हैं। कांग्रेस कब बनी है और इसका क्या मुद्दा था बनने का? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको यह बताना चाहूंगा, 139 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी आज की नहीं बनी है। उन 139 साल जिस कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को आजादी दिलाई, जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान जो गुलाम था अंग्रेजों के पास, उस गुलामी से आजाद करवाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने, जब हम आजाद हुए थे तो 1947 में जब आजाद हुए, उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति थी पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी, उस स्थिति को जमीन से लेके आसमान तक, सुई से लेके एटम बम तक, जो कुछ सुविधाएं आज आपको दिखने मिल रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी का जो था उन्होंने ही काम किया है, उनकी मेहनत की बात है। आज मैं आपके माध्यम से कुछ बातें कहना चाहूंगा। अफसोस तो यह है कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आज एक वावेला चलाया जा रहा है, देशभगत देशभक्त देशभक्त की सर्टिफिकेट बांटी जा रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उन लोगों को जो आज देशभक्ति की सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, जब हिंदुस्तान गुलाम था, उस लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में उन लोगों का क्या रोल था? वो लोग तब कहां थे? वो तो तब अंग्रेजों के साथ जुड़े थे, वो तो अंग्रेजों के मुखबरी करते थे। तब उनको देशभक्ति याद नहीं आई। आज उनको अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए दूसरों को वो देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं। अफसोस तो यह है, उनको पीछे थोड़ा सा जाके देखना चाहिए कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस लड़ाई में उन लोगों का क्या योगदान रहा है। आज नफरत की बातें चलाई जा रही हैं। आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में आइडियोलॉजी की लड़ाई तो है ही नहीं। यहां तो आज नफरत, जात पात की लड़ाई चल रही है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई चल रही है, ओबीसी की लड़ाई चल रही है। आप देख रहे हैं राजपूत ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है। आप देख रहे हैं क्रिश्चियन और हिंदुओं की लड़ाई चल रही है, सिख और उनकी लड़ाई। ये पूरा हिंदुस्तान लड़ाई के उस झगड़े में डाल के ये अपनी सरकार चला रहे हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। आप तो मैं बताऊं, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में कांग्रेस का जो योगदान रहा है, उसकी जो आइडियोलॉजिकली था, जो मेन मोटो था, वो ये था कि पूरे हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब फूल जो है एक गुलदस्ते में परोस के, उसको ये हमने यहाँ के पे डेमोक्रेसी की एक शक्ल दी थी कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर अफसोस यह है, उस सारे सिस्टम को आज बिगाड़ने में भाजपा लगी हुई है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपने आइडियोलॉजी की बात की, मैं उसमें एक बात कहना चाहूंगा। आइडियोलॉजिकली जिस आदमी का अपना मेंटल सेटअप होता है, वो आसानी से नहीं बिगड़ता।
मैं 1990 से कांग्रेस का ऑफिस बेरर हूं। वैसे तो मैं बाई बर्थ कांग्रेसी हूं, मेरे माँ बाप कांग्रेसी थे, हम सब कांग्रेसी थे। हमने कभी कोई ये बहुत बड़ी पद नहीं ढूंढे, कुछ नहीं किया। 1990 में जब पीक मिलिटेंसी थी, मैं तब यूथ कांग्रेस का वेस्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट का जिला अध्यक्ष था। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बन गया, इंचार्ज खिताई चुनाव रहा। उसके बाद मैं पीसीसी का सेक्रेटरी रहा। अब मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, अब मुझे पार्टी ने पीसीसी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया है, और इससे पहले मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज था, अब मुझे डोडा की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस आइडियोलॉजी से हैं, हम हमेशा उसी मुद्दे पर चलेंगे कि हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सब लोगों को रहने का हक है, यहाँ पे सब लोगों को जो फूल की तरह हमने एक गुलदस्ता बना के रखा था, हमारी कोशिश रहेगी हमेशा हम उस गुलदस्ते को हमेशा कायम दायम रखेंगे। प्यारेलाल जी, आपने कहा 1990, शायद मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, लगभग 34 साल का वक्त था जी। बहुत सारे पद आपको दिए गए, जनरल सेक्रेटरी, पीसीसी का चेयरमैन या इंचार्ज, आपने इन 34 सालों में क्या कुछ कांग्रेस के लिए किया? हमने काफी जदोजहद की। देखिए, हमने कोशिश की कि हम जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसको घर घर तक पहुंचाएं। हमने भाईचारा को कायम रखने की हमेशा कोशिश की है। हमने यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए काफी जदोजहद करते रहे, आज भी कर रहे हैं। हमने बेरोजगारी के खिलाफ, हमने महंगाई के खिलाफ, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमने हर जो भी कुछ इश्यूज होते हैं, हमने उन पे काफी जदोजहद करके लोगों को न्याय दिलाने के लिए जदोजहद की है, और कोशिश कर रहे हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर 2009 का डाटा देखा जाए, 17,000 वोट लगभग जो है कांग्रेस को यहाँ पर मिले थे, किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं, तो 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो लगभग 750 के आसपास। ये वोट कम क्यों हो रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आप असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे बदकिस्मती क्या थी कि 1975 में रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पास 65 एमएलए थे, सारे के सारे हमने तब उनको दे दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनवा के उनको पूरी हुकूमत दे दी। बदकिस्मती से 1975 से लेके 2002 तक यहाँ हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बन पाई, और 1986 में कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक अकॉर्ड भी हुआ जो फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ कांग्रेस के लिए। उसके बाद हमें मौका नहीं मिला। हमने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40 साल सरकार रही, उनका दबदबा रहा पूरी रियासत में, आपको तो मालूम ही है। कांग्रेस जदोजहद करती रही, हमें कोई सीट नहीं मिली, उनका ही दबदबा था। हमने काफी कोशिशें की, मेहनत की। 2002 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और शेख गुलाम हैदर साहब, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के स्टेट के, एआईसीसी मेंबर भी रहे हैं, बाई बर्थ कांग्रेस से, वो उन्होंने बुनियाद डाली है यहाँ पे कांग्रेस की, हम उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। उनको मैंडेट दिया गया। उनको जब मैंडेट दिया गया तो कांग्रेस पार्टी ने 16,500 वोट लिए और मात्र 832 वोटों से हम हार गए। तो पार्टी की भी थोड़ी सी कुछ खामियां रही कि उसके बाद इंकरेज करने के बजाय पार्टी ने थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहां आपको मैं कोई एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारे पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स थे जो यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेनिफिट देना चाहते थे, और वो अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देने में हमेशा असफल रहे। पहली बार 2002 में कैंडिडेट मिला तो लोगों ने काफी सपोर्ट दी कांग्रेस को, और 16,500 वोट लिए मात्र और मात्र। आपने शेख गुलाम हैदर साहब की बात की, आपने कहा 2002 में उनको जो है यहाँ पर मैंडेट दिया गया और मात्र 7 या 800 वोटों से जो है वो उनकी हार यहाँ पर हुई, और अच्छे खासे वोट जो है उनको उस टाइम पर आए थे। तो क्या आपने बोला कि 1990 से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूं, बहुत सारे आपको ओहदे मिले, बहुत सारे आपको यहाँ पर जो है जगहें मिली, आपने क्या किया 1990 से लेकर आज तक कांग्रेस में आकर? क्या आपने 2002 में अगर आपको 16,500 वोट मिलते हैं और 2008 में आपको सिर्फ 750, ये ऐसी क्या वजह रही? मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि देखिए, हमारी मेहनत थी, ना सिर्फ कि मेरी मेहनत थी, पार्टी के बाकी दूसरे लोगों की मेहनत थी, सब लोग पार्टी में लगे हुए थे। उसी मेहनत का नतीजा था कि हम पिछले 40 साल से
जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में थे, और यहां भी हम 40 साल से इलेक्शन नहीं जीत पाए थे। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा था, उनका एमएलए और मंत्री हुआ करता था, 40 साल की मंत्रालय उनके पास था। तो हमने मेहनत जो की, उसी मेहनत का नतीजा था कि कांग्रेस ने 16,500 वोट लेके मात्र 832 वोट उनसे हारा। और उसके बाद की जो स्थिति थी, उसके बाद में 2008 का जो इलेक्शन हुआ, पार्टी में मैंने कहा कि पार्टी में कोई ब्लैक शीप्स ऐसे थे जो टॉप लेवल पे थे, जिन्होंने बड़ी साजिशों के तहत हमेशा यहां कांग्रेस को डैमेज किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेनिफिट देने के लिए कांग्रेस को हमेशा नुकसान करते रहे कांग्रेस में बैठ के। तो उन्होंने 2008 के असेंबली इलेक्शन में मैंडेट तो पहले बदल दिया, बदलने के बाद बहुत 10-15 दिन का वक्फा दिया इलेक्शन लड़ने का। तो उस समय 2008 में जबकि स्थिति ऐसी थी, यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद हो चुका था, वो यहाँ पे वोटों की विभाजन हो गया था, वोटों का बंटवारा हो गया था और क्रिमिनलाइज हो गया था सारा। तो कांग्रेस को हमेशा क्रिमिनलाइज जब भी सिचुएशन होती है तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो नुकसान हमें 2008 में भी उठाना पड़ा, और 2013 में दोबारा जब हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, उसका शिकार फिर से कांग्रेस हुई, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है और कांग्रेस नहीं चाहती कि यहाँ पे एक ही जात को, किसी फिरके को लेके हम कोई बात करें। हम जब भी बात करेंगे हिंदू मुस्लिम दोनों फिरकों को आगे लेके बात करते हैं, इसलिए हमको थोड़ा डैमेज हुआ। लेकिन इस अब की बार हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने देख लिया है कि बीजेपी ने 2014 से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं यहाँ इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी कितनी है, आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे, उन्होंने लोगों को, खासकर नौजवानों को, वो एक बहुत बड़ा धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि हर साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की इनकम दुगनी करूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं महंगाई जो तब 400 रुपए का सिलेंडर था, मैं इसको और कम कर दूंगा। और बजाय उसके क्या हुआ आपने देखा, वह इन्होंने 2014 से लेकर अभी तक न कोई पुलिस भर्ती की, न कोई आर्मी की भर्ती की, न कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट हुआ। उससे पहले हमारी सरकार जब थी यहाँ पे, हमने डीजी भर्ती करवाई, हमने सीएम भर्ती करवाई, हमने वो क्या कहते हैं आर्मी की, सीआरपी की, बीएसएफ की, सब भर्तियां यहाँ करवाई और रोजगार दिया। हमने यहाँ डोलस्टी प्रोजेक्ट दिया कांग्रेस ने। तो जब डोलस्टी प्रोजेक्ट बन रहा था, मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा, जब डोलस्टी प्रोजेक्ट कांग्रेस ने दिया और उस समय जब यहां कंपनी काम करने आई, उस कंपनी में एक प्रोजेक्ट में 12,000 वर्कर काम करता था और वो 12,000 में से 80% लोग खिताई चुनाव के थे। खिताई चुनाव के 80% लोग काम करते थे। आज बदकिस्मती से 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और 7 प्रोजेक्ट में मात्र 3,000 लोग काम कर रहे हैं। उसमें से भी 40% लोग ही लोकल हैं, बाकी सब आउट ऑफ स्टेट के हैं। तो ये हमारे साथ कहीं न कहीं धोखा हुआ है। लोग आज समझ चुके हैं कि भाजपा सरकार ने सब धोखे के सिवा और जुमलेबाजी के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। आपको लगता है कि इस चीज से आपका वोट इंक्रीज होगा और बढ़ेगा? आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखिए, लोग तो एक अच्छे जज हैं, मैं समझता हूं लोगों को आप समझ आ चुकी है। सारे लोग जज्बाती नहीं होते, सारे लोग क्रिमिनल नहीं होते, सारे लोग उस क्रिमिनल लाइन पे नहीं चलते। सब लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मालूम है कि हमने अपने बच्चों का भविष्य देखना है। एक माँ बाप मेहनत मजदूरी करके, उधार करके, सब कुछ करके अपने बेटे की एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन कराती है, एमए कराती है, बीए करवाती है। उसके बाद अगर उसका बेटा बेरोजगार रहे, उसको मजदूरी भी ना मिले, तो वो मुझे लगता है प्रायोरिटी जो है रोजगार को देगी, ना कि नारेबाजी में। रमेश, आपसे एक सवाल रहेगा प्यारेलाल जी। भारत जोड़ो यात्रा अभी तक 2 बार हुई। पहली बार भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद आई न्याय यात्रा चल रही है। हर स्टेट को जो है टच कर रहा है राहुल गांधी जी, और उसके साथ साथ में मुझे लगता है हर जिले को भी टच कर रहे हैं। अगर चुनाव खिते की मैं बात करूं, जिसमें बटोत, रामबन तो उन्होंने पहले ही टच किया है जब कश्मीर गए थे, बटोत, डोडा, ठाठरी, किश्तवाड़, पाडर, दक्षिण, मड़वा, सरोड़, ये इलाके जो है, बलेसा, ये इलाके जो है रह गए हैं। इन लोगों की भी चाहत होगी कि राहुल गांधी जी शायद यहाँ आते तो हम उनके साथ मुलाकात करते, हमारी भी बात जो है कहीं सुनी जाती। क्या यहाँ वो आएंगे? क्या कोशिश आप करेंगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखिए, हमने उस बार भी जब भारत जोड़ो यात्रा थी, हमने कोशिश की थी कि थोड़ा डोडा तक कम से कम टच हो जाए, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन गवर्नमेंट ने अलो नहीं किया, सिक्योरिटी वालों ने अलो नहीं किया। आपको तो मालूम ही है कि सिक्योरिटी वाले तो रामबन से आगे भी नहीं जाने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जी बहुत बड़ा खतरा है। तो आपने उस खतरे को देख लिया, लोगों ने बर्फबारी में पूरे कश्मीर में औरतें, मर्द, छोटे, नौजवान, बूढ़े सब राहुल जी के पीछे चल पड़े।
पड़े, तो इसलिए उनको खतरा लगा और वो सिक्योरिटी का बहाना करके उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, और यहां भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस मर्तबा, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, हम राहुल जी और प्रियंका जी स्पेशली दोनों को यहाँ डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, भलेस कोशिश करेंगे, जरूर लाएंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल रहेगा, लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कुछ लीडर जो हैं उनके ऊपर ईडीज पड़ रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो चेक की जाती है, और कुछ टाइम तक वो अपनी पार्टी बनाकर रखते हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, उसके बाद जो है वो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या बीजेपी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है जिससे मतलब बंदा जो है यहाँ से गंदा कुचला जाए तो उधर से वो बिल्कुल साफ शीशे की तरह क्रिस्टलाइज निकले? देखिए, यही तो एक सोचने वाली बात है। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। आप देख रहे होंगे कि जब से भाजपा सरकार बनी है, लोगों के रोजगार के लिए, लोगों की भलाई के लिए, महंगाई के लिए या दूसरी चीजों को कंट्रोल करने के लिए भले ही उन्होंने कोई काम ना किया हो, लेकिन ईडी पे तो बिल्कुल स्पेशल फोकस रहा है भाजपा का। जिस बंदे ने कभी न्याय की बात की, जिस बंदे ने इनसे हिसाब पूछना चाहा, जिस बंदे ने इनको ये पूछना चाहा कि आपके वादे कहां गए, जिस बंदे ने ये पूछना चाहा कि वो महंगाई कहां गई, जिस बंदे ने इनके जो गफले थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ ईडी लग गया। तो ईडी तो आज मुझे लगता है जैसे कोई किसी पार्टी का ओहदेदार होता है, वैसे तो मुझे लगता है सरकार का ओहदेदार है कोई ईडी। इसलिए ईडी का डर अगर दिखा दिखा के, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा, ईडी ने 2014 से लेकर अभी तक सैकड़ों छापे मारे, एक भी व्यक्ति के ऊपर प्रूफ हुआ? एक भी बंदा वो मुझे बताएं कि जिसको पकड़ा, हरास तो किया लेकिन उसके ऊपर प्रूफ ही नहीं हुआ, सब झूठे मुकदमे होते हैं। कितना मतलब डेमोक्रेसी का कत्ल कैसे हुआ है। आपने चंद दिनों पहले एक वीडियो देखी होगी, अब हमारे चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था, वहां 8 वोट जबरदस्ती रिजेक्ट किए गए। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद अपनी जबान से ये कहा कि डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है। उसके साथ साथ आप देखें, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव होता है, उनकी नियुक्ति होती है, एक बाज़ाब्ता जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, एक नियम है, कानून है कि उसका जो वर्तमान जो तब का प्रधानमंत्री होता है, एक मेंबर वो होते हैं, एक अपोजिशन पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन जो उनका होता है वो मेंबर होता है, और एक मेंबर जो है न्यूट्रल होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक मेंबर होता था, ताकि ऐसी बड़ी पोस्ट पे जो भी नियुक्ति हो वो साफ सुथरे और शफाफ तरीके से हो, न्यूट्रलाइज तरीके से हो। अभी आपने देखा कितना बड़ा ड्रामा किया पार्लियामेंट में, 145 एमपीज को जबरन बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंड किया गया, और पीछे से 3 बिल लाके उनको पास किया। आपसे लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह ईडी जो है लगी हुई है और सरकारी एजेंसियां भी लगी हुई है, जो भी लीडर कहीं पर कोई दखलाबाजी करता है उसको जो है पकड़ा जाता है और उसको बाद में बीजेपी ज्वाइन कराया जाता है। आपके अध्यक्ष जो है पीसीसी के चेयरमैन जो है वकार रसूल वानी जी, उनकी कुछ तस्वीरें कुछ टाइम पहले वायरल हुई थी जिसमें वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जो है बातचीत कर रहे थे, उनका एक फोटो वायरल हुआ। क्या वकार रसूल वानी के ऊपर भी किसी इस तरह का कोई दबाव तो नहीं आ रहा है कि आपको जो है ईडी का छापा डाला जाएगा, नहीं तो आप बीजेपी? देखिए जैसे जिस हिसाब से कांग्रेस ने अभी हमको नेतृत्व दिया है वकार रसूल वानी की क़यादत में, कहीं ना कहीं बीजेपी को डर लग रहा है कि वकार रसूल वानी की जो पॉपुलरिटी है पूरी रियासत में पूरी बढ़ चुकी है और वो पूरी रियासत में इनका सफाया कर देगा, और प्रेशर तो वो बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें कौन सी नई बात है। ये खाली वकार रसूल वानी साहब की ही बात नहीं, बहुत सारे लीडरों को प्रेशराइज किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो बीजेपी चला के कहती थी कि ये चोर है, इनके खिलाफ इतने एलिगेशन है, जब वो भाजपा में जाते हैं तो वो तो शुद्ध होके निर्मा वॉशिंग पाउडर से धो के निकलते हैं और फिर वो बहुत देशभक्त बन जाते हैं। जो देशद्रोही होता है भाजपा में जाके वो देशभक्त बन जाता है। की बात तो सही है, मगर उनके फोटो भी वायरल हुए हैं, कुछ फोटो भी वायरल हुए जिसमें वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ है। नहीं, कोई बात नहीं, वैसे तो वायरल फोटो होना कोई बड़ी बात नहीं है, उन बातचीत कर रहे होंगे, कुछ भी बात हो सकती है, कोई वीडियो तो नहीं है कि वो क्या बात कर रहे थे, ऐसे मिल रहे होंगे, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि हम किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों से कभी कभार हम भी बात करते हैं तो कोई फोटो उठा के डाल दे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाजपा का हो गया। मेरे खून में रग रग में कांग्रेस बसी हुई है, वो कांग्रेस ही रहेगी, किसी के बात करने से मैं भाजपा का नहीं हो जाता या भाजपा हमारी नहीं हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारेलाल जी। मेरे साथ प्यारेलाल जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और डिस्ट्रिक्ट डोडा के इंचार्ज भी हैं। इनके साथ खुसूसी बातचीत हुई कांग्रेस के आइडियोलॉजी को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, न्याय यात्रा को लेकर, न्याय सुकून क्या है न्याय यात्रा में, उनको लेकर
और खास करके ईडी को लेकर भी जो है बातचीत हुई। उम्मीद और तवक्का करते हैं आपको जो है आज का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप अपने प्यारे से हाथों से इस इंटरव्यू को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। अगर मुझे कोई सवाल रह गया होगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे उस सवाल के बारे में, और मैं ज़रूर इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम जो है प्यारेलाल जी से बातचीत होगी तो इनसे वो सवाल करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।